जा रही हूं, ये हिंडनबर्ग रिपोर्ट के माध्यम से है। इसको आपके जैसे कुछ प्रबुद्ध पत्रकारों ने हिंदुस्तान में भी रिपोर्ट किया है। ये खोजी पत्रकारिता का एक उत्कृष्ट नमूना है, लेकिन ये जानना जरूरी है कि हो क्या रहा था। और पहले हम बात अडानी और सेबी की ही कर लेते हैं, क्योंकि एक ऐसा अद्भुत महाघोटाला है जिसकी परत दर परत जब जब खुलती है तो एक नया भ्रष्टाचार का आयाम सामने खड़ा नजर आता है। अभी तक अडानी के शेयर्स का ओवर वैल्यूएशन, पैसों की राउंड ट्रिपिंग, कैसे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट था, यही सब सामने आ रहा था। अब सामने आता है कि जिस सेबी को यह जिम्मा दिया गया था कि आप इस महाघोटाले की जांच करिए, और जिस सेबी ने 18 महीने तक मामला अटकाए रखा, जिस सेबी ने इस देश के उच्चतम न्यायालय, द हाईएस्ट कोर्ट, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट इन द कंट्री, सुप्रीम कोर्ट के सामने कहा वी हैव ड्रॉन अ ब्लैंक, हमें जांच में कुछ मिल नहीं रहा है। अब पता चलता है कि सेबी की जो प्रमुख माधवीपुरी बुच हैं, उन्हीं का इसमें संलग्नता के आरोप लगे हुए हैं, और आरोप बड़े संगीन हैं। आरोप लगे हैं कि सेबी प्रमुख बनने से पहले उनका ऐसे फंडों में निवेश था जिन फंडों की वो जांच कर रही थी। आरोप है इन फंड से वो व्यक्ति संलग्न थे जो कि अडानी पावर और अडानी एंटरप्राइजेस में डायरेक्टर रह चुके थे। आरोप था और आरोप है हिंडनबर्ग के माध्यम से कि अगोरा कंसल्टिंग के माध्यम से उन्होंने मोटी कमाई करी, अपनी आज की सैलरी का 4.5 गुना रेवेन्यू एक साल में कमाया, उसको काम यही मिलता था। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट यह है कि उनके पति जो एक इंजीनियर हैं और यूनिलीवर कंपनी में प्रोक्योरमेंट देखते थे, खरीद देखते थे, वो ब्लैकस्टोन में सीनियर एडवाइजर बन जाते हैं। माधवीपुरी बुच जी रीट्स का प्रमोशन करती हैं, म्यूचुअल फंड की तरह ये रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट होता है, और बाद में पता चलता है उनके हस्बैंड इसी में एडवाइजर हैं। तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट इतना लंबा है कि जिस फंड में निवेश किया उसी फंड से गौतम अडानी के भाई विनोद अडानी का संबंध भी था। तो सवाल ये स्वतः उठेगा कि क्या ऐसे में सेबी प्रमुख माधवीपुरी बुच को इस जांच से अपने आप को अलग कर लेना चाहिए था? शुड शी हैव रिक्यूज्ड हरसेल्फ? पहला सवाल यह है। और दूसरा बड़ा सवाल यह है कि क्या सुप्रीम कोर्ट ने, जिसने जांच की समिति बिठाई, जिसके सामने सेबी ने अपना पक्ष रखा, क्या उस समिति को, क्या देश के उच्चतम न्यायालय को आपने ये बताया कि मैं जिन फंडों की जांच कर रही हूं उनमें से कुछ फंड में मैं खुद कुछ समय पहले तक निवेश कर रही थी, फिर मैंने अपने पति को ट्रांसफर कर दिए वो फंड? क्या ये बातें बताई गई? क्या ये बातें बताई गई कि 2017 से 2022 तक मेरी संलग्नता कंसल्टिंग फर्म में भी रही? ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट था। और अगर ये बातें नहीं बताई गई तो इस देश के उच्चतम न्यायालय को अंधेरे में रखने का अधिकार इस देश के सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड को किसने दिया? और सरकार क्यों चुप है? आप रेगुलेटर अपॉइंट करते हैं, रेगुलेटर इज फाउंड विद हर हैंड इन द कुकी जार, और आप चुप रहिएगा और इस अडानी महाघोटाले की परत दर परत खुलती जाएगी। और अब मैं उल्लेख आपका फिर से अडानी महाघोटाले से जरूर कराना चाहती हूं, क्योंकि अडानी जी को फायदा पहुंचाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी गई है। उसमें सीबीआई, उसमें ईडी, उसमें इनकम टैक्स, मोदी जी ने सबका अच्छा प्रयोग किया है कि अडानी जी चकाचक इस देश के सबसे अमीर आदमी बन जाएं। और बड़े एक सुनियोजित तरीके से किया जा रहा है। मैं 5-6 चीजों का उल्लेख कर देती हूं। जून 2017 में एनडीटीवी पर छापा पड़ता है, प्रणय रॉय पर छापा पड़ता है। 6 मार्च 2023 को अडानी जी एनडीटीवी के मालिक बन जाते हैं। दिसंबर 2020 में सीसीआई की टीम एसीसी और अंबुजा सीमेंट के दफ्तर पर छापा मारती है। सितंबर 2022 में अडानी समूह अंबुजा सीमेंट को अधिग्रहित करके अब देश की दूसरी सबसे बड़ी सीमेंट कंपनी बन जाती है। ईडी मुंबई एयरपोर्ट में रेड्डीज जीवीके समूह पर छापा मारती है, उनको नोटिस भेजती है। 2020 में 2021 में मुंबई एयरपोर्ट अडानी एयरपोर्ट बन जाता है।
आयकर अधिकारी नोएडा में क्विंट के दफ्तर पर छापा मारते हैं 2018 में, और 2023 में 5 साल के अंदर अडानी 48 करोड़ रुपए में क्विंट का बिजनेस खरीद लेते हैं, जो मीडिया कंपनी है। नेल्लोर कृष्णापट्टनम पोर्ट में आयकर अधिकारी की छापेमारी होती है 2018 में, और 2020 में अडानी पोर्ट्स और एसईजेड कृष्णापट्टनम का अधिग्रहण कर लेता है। अल्ट्राटेक सीमेंट, जो कुमार मंगलम बिरला की कंपनी है, और इंडिया सीमेंट्स का अधिग्रहण करने में अडानी को पीछे छोड़ दिया 27 जून 2024 में। 8 साल की जांच के बाद अब सीबीआई ने आदित्य बिरला समूह को हिंडाल्को पर भ्रष्टाचार का मामला दर्ज कर लिया। तो या तो आप डराकर, धमकाकर, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स की छापे मरवाकर वो स्थानांतरण करा रहे हैं, कौड़ियों के दाम पर बिजनेस बेचे जा रहे हैं अडानी जी को, या अगर किसी ने उनसे बेटर सौदा करके बिजनेस खरीद लिया जिस रेस में अडानी जी भी थे, तो अब आपके पीछे सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स पड़ जाएगी। क्योंकि आगे के लिए अगर अडानी जी ने किसी पर नजर डाली है तो खबरदार, उस बिजनेस की तरफ आपने आंख उठाकर भी देखा। यह संदेश नरेंद्र मोदी इस देश के अधिकांश कारोबारियों को देना चाह रहे हैं, और यह दुरुपयोग है। आप सिर्फ ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स विपक्ष के खिलाफ नहीं, अपने खिलाफ हर उठती आवाज की मुखालफत में नहीं, उनके मुखालफत में भी खड़ा करते हैं जहां अडानी जी को बिजनेस से खतरा है। एसबीआई और एलआईसी सरकारी संस्थान, इन्होंने कैसे इन्वेस्ट किया, ये सारी बातें सार्वजनिक रूप से हैं, लेकिन उन्होंने अडानी के कॉपर प्लांट का, नवी मुंबई में एयरपोर्ट का और यूपी में एक्सप्रेसवे का सारा ऋण इन्होंने दिया। एफपीओ में इन्होंने खरीद इसलिए करी क्योंकि अडानी के पास इन्वेस्टर्स नहीं आ रहे थे। ये सरकारी कंपनियां हैं, किसकी जवाबदेही है? 30 करोड़ पॉलिसी धारक है, 45 करोड़ एसबीआई के अकाउंट होल्डर हैं। इनकी जवाबदेही गौतम अडानी की है या नरेंद्र मोदी की है? क्योंकि सरकार इसमें मेजॉरिटी शेयर होल्डर है। सारी की सारी विदेश नीति अडानी जी के लिए बन रही है भाई। सैया भाई कोतवाल तो डर काहे का, तुझे जो है पसंद वही बात करेंगे। श्रीलंका गए तो श्रीलंका में पोर्ट टर्मिनल में गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट सौदा बताने लगे, वो अडानी जी को मिल जाता है। श्रीलंका में ऊर्जा का सौदा था, वहां के मंत्री ने ऑन रिकॉर्ड कहा कि मेरे ऊपर प्रेशर था कि वो अडानी ग्रुप को दिया जाए। बांग्लादेश गए, वहां पर अडानी को बिजनेस मिल गया। अब कानून बदलकर जो बांग्लादेश को बिजली की आपूर्ति के लिए झारखंड में बिजली पैदा की जा रही थी, वो अब इंडिया में भी बेची जाएगी। हर कानून सिर्फ अडानी जी के लिए बदला जाएगा। इजराइल गए, अडानी जी को बिजनेस वहां का लेकर चले आए, वहां का पोर्ट अब अडानी जी संभालेंगे। क्यों? बाकी देश के कारोबारी क्या करेंगे? सरकारी कंपनियां क्या करेंगी? बाकी प्राइवेट कंपनियां क्या करेंगी? तो पूरी तरह से जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है, जो फॉरेन नीति है हमारी, जो फॉरेन पॉलिसी है, जो डिप्लोमेसी है, वो अडानी जी को बिजनेस दिलाने में है। और कागज उठाकर देख लीजिए, या तो वो मोदी जी के साथ गए, उनको धंधा मिला, या मोदी जी गए वापस आए, अडानी जी गए, उनको धंधा मिल गया। तो मोदी जी क्या विदेश की यात्राएं अडानी जी को धंधा दिलाने के लिए करते हैं? एक ये भी सवाल है। एक सवाल यह है कि मनी लॉन्ड्रिंग की बहुत बड़ी बड़ी बातें आई थी, बहुत हस्तांतरण हुआ, बहुत बातें आई कि नीति आयोग ने, फाइनेंस मिनिस्ट्री की एक डिवीजन ने कहा कि 5 और 6 एयरपोर्ट, 5-5, 6-6 एयरपोर्ट एक व्यक्ति को मत दीजिए, उसको दरकिनार किया गया, एयरपोर्ट दे दिए गए। कहा गया पोर्ट मत दीजिए, सरकार के कुछ अंगों ने इसकी मुखालिफत की, जी नहीं, अडानी जी को पसंद आ गए, सारे पोर्ट उनको दिए जाएंगे। तो सवाल आज इस बात का है कि अडानी की जांच आखिर कौन करेगा? सवाल इस बात का है कि जब वो कोयला ला रहे थे और कोयले का दाम 10-10 गुना बढ़ जाता था हिंदुस्तान पहुंचते पहुंचते, और सरकार को चूना लगाया जा रहा था, और जब डीआरआई ने ये चोरी पकड़ ली तो डीआरआई, डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस, के हाथ किसने बांधे और किसने मना किया? किसने बोला अपनी जांच पर बैठे रहिए, ये आपका काम नहीं है? आज सवाल इस बात का भी है। राजस्व को घाटा हुआ। राजस्व क्या है? ये हमारा आपका टैक्स पेयर्स का पैसा है। जो 2 रुपए की चीज थी वो 20 रुपए में बेची जा रही थी, लेकिन मोदी सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। तो अब सवाल इस बात का है कि अडानी की जांच कौन करेगा? अडानी महाघोटाले में जो शेयर मार्केट की जांच थी वो सेबी को करनी थी,
सेबी की कलई हिंडनबर्ग की रिपोर्ट ने खोल दी है। माधवीपुरी बुच ने यह माना है कि हां मेरा निवेश था। तो अगर आपका निवेश था तो आपने यह खुलासा सुप्रीम कोर्ट में क्यों नहीं किया? डीआरआई ने रिपोर्ट में कहा है कि हां पैसा बढ़ाकर लिया जा रहा था, सरकार को चूना लगाया जा रहा था। उसका क्या दंड मिल रहा है अडानी जी को? राउंड ट्रिपिंग के जो चार्जेस थे उसकी जांच कौन कर रहा है? सेबी ये कहकर तो हाथ से पलड़ा नहीं झाड़ सकती कि वी हैव ड्रॉन अ ब्लैंक। तो आज सवाल इस बात का है कि प्रधानमंत्री कब तक चुप रहेंगे? प्रधानमंत्री अडानी को कब तक बचाएंगे? प्रधानमंत्री कब तक खैर मनाएंगे? सवाल इस बात का है। सवाल इस बात का है कि इतने जबरदस्त कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के बाद माधवीपुरी बुच का अभी तक इस्तीफा क्यों नहीं लिया गया? सवाल इस बात का है कि कल को अगर निवेशकों को नुकसान होगा तो उसकी भरपाई कौन करेगा? उसका जिम्मेदार माधवीपुरी बुच होंगी, सरकार होगी, मोदी जी होंगे या गौतम अडानी होंगे? और एक सबसे बड़ी बात यह है कि क्या सुप्रीम कोर्ट को इस मामले में जो तथ्य सामने आ रहे हैं उसको देखते हुए उसके मद्देनजर स्वतः संज्ञान नहीं लेना चाहिए?